जय श्री राम। दोस्तों, एक ऐसा ग्रह जो कमज़ोर ग्रह को स्ट्रॉन्ग कर देता है और बली ग्रह को सुपर स्ट्रॉन्ग। एक ऐसा ग्रह जिसको बुरे वक्त में तो सब याद करते हैं पर अच्छे वक्त में कोई नहीं। आइए जानते हैं कौन है वो ग्रह, कैसे वो अपना फलित करता है और कुंडली में कैसे वो अपनी इम्पोर्टेंस रखता है। तो और विलंब नहीं करते हैं, आरंभ करते हैं आज की रोचक यात्रा। जय श्री राम। दोस्तों, आप में से कुछ लोगों ने बार बार ये प्रश्न पूछा था कि एस्ट्रो लाइव सूत्रास ज्योतिष एकेडमी की लाइव क्लासेस कब होती है। तो आपके लिए खुशखबरी है कि जनवरी 2026 से हमारे लाइव बैचेस स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो यदि आपका रविवार फ्री रहता है तो सीखिए इस अनमोल विद्या को नियमित कक्षाओं के द्वारा। एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस तो रन करती ही है, पर इसके साथ साथ दिल्ली और करनाल के छात्रों के लिए हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी चलती है। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। परमात्मा ने चाहा तो जल्द मिलते हैं हम लाइव क्लासेस में। जय श्री राम। शुरुआत करते हैं कि इस ग्रह की इम्पोर्टेंस हम कब समझते हैं। दोस्तों, हम सब ने पढ़ा है कि नीच ग्रह बहुत बुरे परिणाम देता है। जब ग्रह नीच का हो जाता है तो उसके नैसर्गिक कारकत्व का हनन हो जाता है। वो जहाँ बैठा है उस घर के लिए खराब है, जहाँ का मालिक है उसके लिए भी अच्छा फल नहीं देता है। इन सब बातों से लगता है कि नीच ग्रह कुंडली में बहुत बुरे हैं या निकृष्ट फल देने वाले। ऐसे में एक रे ऑफ होप नज़र आती है जिस घर में ग्रह नीच हुआ है उसके मालिक से और उस ग्रह के उच्चनाथ से। ये उच्चनाथ ही वो ग्रह है जो आपके नीच ग्रह को भी नीचता से निकाल कर उसको राजयोग में कन्वर्ट कर देता है। ये उच्चनाथ होता क्या है, कैसे देखते हैं इसको? आराम से कुंडली में आप इसको देख सकते हैं। कोई उसके लिए रॉकेट साइंस नहीं लगाना है। आपको बस ये पता होना चाहिए कि ग्रह कहाँ पर उच्च होता है और कहाँ पर नीच। ऐसा वर्णित है कि यदि चंद्रमा से उच्चनाथ केंद्र में आ जाए तो उस ग्रह की नीचता न केवल भंग हो जाती है बल्कि नीच भंग राजयोग बन जाता है। अगर इतना ही महत्वपूर्ण ग्रह है तो उसको हम नॉर्मल कंडीशन में क्यों नहीं देख रहे? हम केवल नीचता के समय ही उसका विचार क्यों करें? तो पहले तो हम समझेंगे उच्चनाथ निकाला कैसे जाता है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको बस ये पता होना चाहिए कि ग्रह नीच कहाँ हो रहा है और उच्च कहाँ पर। आइए अब समझते हैं कि उच्चनाथ को कैसे निकाला जाता है। शुरुआत करते हैं सूर्य से। सूर्य कहाँ उच्च का होता है? तो हमें पता है सूर्य मेष राशि में 1 नंबर की राशि में उच्च का होता है। 1 नंबर राशि का स्वामी कौन? तो हम जानते हैं मेष राशि जिसे 1 नंबर से वर्णित किया जाता है उसका स्वामी मंगल होता है। इस स्थिति के अनुसार सूर्य का उच्चनाथ मंगल बना। चंद्रमा उच्च होता है वृषभ राशि में, वृषभ का स्वामी शुक्र है तो चंद्रमा के लिए उच्चनाथ शुक्र बना। मंगल उच्च होता है मकर में तो मंगल का उच्चनाथ शनि बना। बुध उच्च होता है अपने ही घर में तो उसका उच्चनाथ वो स्वयं बना। गुरु उच्च होता है कर्क राशि में और कर्क राशि का स्वामी है चंद्रमा तो गुरु का उच्चनाथ चंद्रमा है। शुक्र मीन राशि में उच्च होता है तो शुक्र का उच्चनाथ बृहस्पति है। शनि तुला राशि में उच्च का होता है तो शनि का उच्चनाथ शुक्र बन गया। इस आधार पर हर ग्रह का उच्चनाथ आपको पता होना चाहिए। अब आप ये सोचिए कि जब ग्रह नीच था तब यदि उसको उसका उच्चनाथ देख लेता है या चंद्रमा से केंद्र में बैठता है तो नीच भंग हो जाता है। तो अगर आपका वो ग्रह बली बैठा है और तब उसको उसका उच्चनाथ भी देख ले तो कितना फायदा देगा? यही वो फायदा है जिसको नॉर्मली नज़रअंदाज कर दिया जाता है जब तक ग्रह नीच नहीं होता। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधा कुंडलियों के माध्यम से आपको समझाता हूँ कि इस थ्योरी को लगाया कैसे जाता है। ये पत्रिका है धनु लगन की। धनु लगन में दूसरे भाव में मकर का शनि मौजूद है। तीसरे भाव में लग्न अधिपति वक्री होके बैठा है। सप्तम में मंगल मौजूद है और चंद्रमा 9th हाउस में बैठकर बृहस्पति को देख रहा है। शुक्र लाभ भाव का स्वामी है और शुक्र लाभ भाव में ही विराजित है। दशम भाव में बुध आदित्य योग का निर्माण भी हो रहा है। अब इस चार्ट को अगर हमें रीड करना हो तो हमें पता है कि लग्न अधिपति इस कुंडली के लिए बृहस्पति बना। क्या बृहस्पति यहाँ कमज़ोर है? तो पता लगा कि बृहस्पति तीसरे भाव में है। उस भाव में वैसे बहुत अच्छा माना नहीं जाता है क्योंकि धर्म का प्रतीक काम भाव में जा रहा है तो तीसरे भाव में बृहस्पति के फल थोड़े निकृष्ट हो जाते हैं, परंतु वहाँ पर वो वक्री अवस्था में।
तो यानी बृहस्पति में कुछ जान तो है। लग्नेश तीसरे भाव में तो दिखाता है कि अपनी मेहनत से एफर्ट करके ये बंदा ग्रो करेगा। अब इस बृहस्पति के ऊपर चंद्रमा की दृष्टि है जो इस कुंडली का अष्टमाधिपति है। तो कुछ छात्र इसको देखकर ये बोल सकते हैं कि सर, लगन के स्वामी को अष्टम भाव का स्वामी देख रहा है, लगन का स्वामी तीसरे भाव में बैठा है, तो इसके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव और अवनति के योग बनते हैं। ये बात गलत नहीं है कि जब लग्नेश तीसरे में हो तो मेहनत तो करवाएगा ही, और अगर अष्टम अधिपति लग्नेश को देखे तो इसको भी बहुत शुभ नहीं लिया गया है। पर यहाँ पर बृहस्पति जिसकी राशि में उच्च होता है यानी कर्क राशि में, वो स्वयं चंद्रमा है। वो चंद्रमा बृहस्पति का मित्र भी है। तो इस परिस्थिति में हमें ये कहना चाहिए कि इस जातक की तरक्की अष्टम भाव के द्वारा होगी। इसमें आप अष्टम को नेगेटिव ना लेते हुए 8th हाउस की सिग्निफिकेशन को और हाईलाइट करें कि अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपकी ग्रोथ की संभावना बढ़ जाएगी। एक बात और समझिएगा, ये जो चंद्रमा है ये नवम भाव में मित्र राशि का मौजूद है। अष्टमाधिपति नवम में बैठना और फिर लग्नेश को देखना तो अष्टम की महत्ता को बढ़ा देता है। ये चार्ट है एक डॉक्टर का जिसने रिसर्च वर्क के द्वारा ख्याति प्राप्त की। कुंडली में और भी बड़े अच्छे अच्छे योग हैं, मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा अभी, लेकिन अष्टम ही क्यों? क्योंकि अष्टम अधिपति केवल बृहस्पति का मित्र ही नहीं, वो उसका उच्चनाथ भी था। इस कुंडली के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि उच्चनाथ को किस तरह देखा जाता है। अभी और एग्जाम्पल चार्ट से मैं समझाऊंगा कब ये थ्योरी फेल हो जाती है, कैसे इसको लगाना चाहिए। उससे पहले एक दो बातें और। देखिए, उच्चनाथ को लेकर दो डिफरेंट मत मिलते हैं स्कॉलर्स के। एक, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ग्रह जहाँ पर उच्च होता है उस राशि का स्वामी आपका उच्चनाथ। एक इसका उल्टा किया जाता है कि आपकी राशि में जो ग्रह उच्च होता है वो आपका उच्चनाथ। एग्जाम्पल के लिए अगर हम कहें तो मंगल की राशि में उच्च सूर्य होता है, तो यहाँ पर एक कहा गया कि मंगल का उच्चनाथ सूर्य बनेगा। जबकि हम इसका उल्टा बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं सूर्य जिसकी राशि में उच्च होता है वो मंगल सूर्य का उच्चनाथ होगा। अब ये बड़ा ही पेचीदा मामला है, कैसे इसको देखें। तो लॉजिकली अगर हम सोचें तो जिसके घर में जाकर आप एग्जॉल्टेड होते हैं, उच्च होते हैं, वो आपके लिए ज़्यादा ग्रैटिट्यूड रखता है, आपके लिए फीलिंग रखता है कि ये व्यक्ति बड़ा है, महान है, मेरे यहाँ पर आके और उच्चता प्राप्त करता है, तो उसको सहयोग वो करने का प्रयास करेगा। आपकी राशि में जो ग्रह उच्च हो जाता है वो आपको ज़्यादा सहयोग नहीं करेगा, बल्कि आप जिसकी राशि में उच्च होते हैं उससे आपको सहयोग प्राप्त होगा। तो इसको मैंने वैसे आपको टेबल तो बता ही दी है कैसे किस किस ग्रहों को लेना है, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि इस पेच में ना पड़ें, इस पेचीदा मामले में ज़्यादा दिमाग ना लगाएं, और उच्चनाथ की जब भी कैटेगरी डिसाइड हो तो आप जिसकी राशि में उच्च के हो जाते हैं उसको ही कंसीडर करें। एक और कुंडली देखते हैं और उससे समझने का प्रयास करते हैं कि ये उच्चनाथ कैसे खेल खेलता है। ये कुंडली बहुत पेचीदा है। इस कुंडली में जैसा कि आप देख रहे होंगे ऑलमोस्ट सारे ही ग्रह छठे आठवें में विराजित है। एक ग्रह को छोड़ दिया जाए तो राहु, चंद्रमा और शुक्र छठे भाव में बैठे हैं, मेष लगन की पत्रिका है, और मंगल, सूर्य, गुरु, बुध ये सब अष्टम भाव में है। नवम भाव में शनि मौजूद है। अब अगर हम इस पत्रिका पर ध्यान दें, वैसे तो इस पत्रिका को निकृष्ट पत्रिका मानना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ग्रहों की युति हो जाए तो उस कुंडलियों को बहुत अच्छा नहीं माना जाता, उनकी लाइफ में चैलेंजेस थोड़े ज़्यादा आते हैं। इसके साथ साथ अगर हम ध्यान दें तो 6th and 8th हाउस, जिन हाउसेस में ये प्लेसमेंट है, वो प्लेसमेंट को भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं समझा जाता है। नॉर्मली ट्राइन में आना, त्रिकोण में आना, केंद्र में आना ग्रहों का ज़्यादा शुभ होता है। तो यहाँ एक तो अधिकतर ग्रह इस तरह की परिस्थिति में बैठे जिसमें लगन का स्वामी स्वयं भी अष्टम में आ गया। देखिए, यहाँ पर पंचम भाव पर ध्यान दीजिएगा। इस कुंडली के लिए पंचम अधिपति सूर्य बनता है जो अष्टम भाव में बैठा है। संतान का कारक गुरु बनता है, वो भी अष्टम भाव में बैठा है। साथ में उनके मंगल और बुध की स्थिति है। बुध इस कुंडली में छठे और तीसरे घर का मालिक है। तो क्या अगर हम यहाँ पर ऐसा बोलें कि इस कुंडली में पंचम भाव का स्वामी छठे, आठवें, 12वें तीनों के स्वामी के साथ अष्टम में बैठा है, तो ये गलत नहीं होगा। अब ऐसी स्थिति में संतान संबंधित परेशानी आने के योग
अलग अलग क्लासिकल बुक इसको इसी तरह रखती हैं कि 5th लॉर्ड इन 8th हाउस, वो भी अफ्लिक्टेड। तो भाई यहाँ पर परिस्थितियाँ संतान प्राप्ति के लिहाज से अच्छी नहीं हैं। पर अब हम उच्चनाथ को ढूंढते हैं। सूर्य किसकी राशि में उच्च होता है? तो पता लगा मंगल की राशि में उच्च होता है। वो मंगल कहाँ है? वो मंगल सूर्य के साथ ही मौजूद है। इसका अर्थ ये हुआ कि इस सूर्य का अगर ये नीच भी होता और तब इसकी युति मंगल से हो जाती तो भी सूर्य की नीचता खत्म हो जाती है। यहाँ पर तो वो ऑलरेडी मित्र राशि का बैठा है, उसके बाद उसकी उच्चनाथ से युति हुई है, तो इसको हमें शुभ लेना चाहिए। इस आधार पर अगर हम देखें तो पंचम भाव के लिए कुछ अच्छे फल की उम्मीद हम यहाँ पर कर सकते हैं। ये जातक जिसकी आप पत्रिका देख रहे हैं, इसने पंचम भाव यानी संतान संबंधित चीज़ों को बड़ी आसानी से प्राप्त किया। कोई मेजर परेशानी लाइफ में नहीं आई 5th हाउस रिगार्डिंग। एक तो ये पॉजिटिविटी रही। दूसरा, इसके तीनों त्रिकोण के स्वामी क्योंकि अष्टम भाव में बैठे थे और अष्टम में भी बली होकर बैठे थे, तो यहाँ पर पैटर्नल एसेट और बाप दादाओं की प्रॉपर्टी वो भी इस जातक को अच्छी खासी मिली। साथ में संतान प्राप्ति में भी जिस तरह का योग दिख रहा था, जिस तरह के कॉम्बिनेशन दिख रहे थे, वो नहीं देखने को मिला। यहाँ एक बात और ध्यान दीजिएगा, चंद्रमा की बात करते हैं। इस कुंडली में चौथे भाव का स्वामी बनता है चंद्रमा। वो छठे में बैठा है, वो राहु और शुक्र के साथ बैठा है। अब चौथे के स्वामी का अकेले चंद्रमा का छठे में बैठना, उस पर शनि जैसे ग्रह की 10वीं दृष्टि आना, स्वाभाविक है कि चौथे भाव के लिए बहुत अच्छे संकेत नहीं देता है। अब बात करते हैं उच्चनाथ की। चंद्रमा का उच्चनाथ, क्योंकि चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च का होता है तो शुक्र बना। शुक्र की चंद्रमा से यहाँ पर युति है। स्थिति में जातक करोड़ों की संपत्ति का मालिक है और कोई परेशानी उसको आर्थिक रूप से 4th हाउस रिलेटेड नहीं है। सभी सुख साधन है, वाहन है और किसी प्रकार की कोई कमी वहाँ पर भी नहीं है। तो इस प्रकार किसी भी ग्रह की, चाहे वो नीच हो या ना हो, अगर उच्चनाथ से युति होती है तो इसको हाईली ऑस्पिशियस समझना चाहिए। अब यहाँ पर दो एक कन्फ्यूज़न आती है। पहले ये कि कई उच्चनाथ ग्रह के मित्र नहीं होते हैं। समझाने का मतलब ये है कि देखिए, सूर्य मंगल की राशि में उच्च होता है तो मंगल और सूर्य का रिलेशन हम जानते हैं, मित्रवत है। शनि शुक्र की राशि में उच्च होता है तो वहाँ पर भी ये रिलेशन मित्रवत है। अगर यही कंडीशन हम बृहस्पति पर भी लगाएं तो बृहस्पति अपनी मित्र की राशि में उच्च का होता है तो वहाँ पर भी ये संबंध अच्छा है। इन 3 ग्रहों को छोड़कर बाकी ग्रहों की अगर हम बात करें तो वहाँ पर इस योग का फल बहुत स्ट्रांगली नहीं मिलता है। मिलता वहाँ भी है लेकिन बहुत स्ट्रांगली नहीं मिलता है। बुध के ऊपर तो ये थ्योरी अप्लाई ही नहीं हो सकती क्योंकि बुध स्वयं का ही उच्चनाथ है, तो वो तो अब अपने साथ ही बैठेगा, तो दृष्टि युति तो वहाँ से नहीं हो सकती। मान लेते हैं ग्रह नीच नहीं है, किसी भी स्थिति में बैठा है, परंतु उसका उच्चनाथ अगर चंद्रमा से केंद्र में है तो भी उसको बल मिलेगा। जब नीच होने पर नीच भंग हो रहा था, तो अगर नीच नहीं है तो भी तो बल में कुछ इजाफा होना ही चाहिए। तो इस आधार पर तब भी इसका फल अच्छे ढंग से मिलता है। ये कुंडली मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ। इस कुंडली में देखिएगा और बताइएगा कि किस ग्रह को अपने उच्चनाथ से जुड़ने का फ़ायदा मिला और किस भाव को अपने उच्चनाथ से जुड़ने का फ़ायदा मिला। आपके उत्तर पढ़कर बहुत आनंद आएगा। यदि यह विषय आपको समझ आया हो तो ज़रूर इसको अपनी कुंडली पर अप्लाई करें और इससे जुड़े हुए सवाल भी पूछें, जिससे कि अगले लाइव सेशन में हम उसका उत्तर आपको दे पाएँ। आशा करता हूँ आपको समझ आया हो। यदि हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आपके लाइक हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हम और मेहनत करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे कि इस तरह के और वीडियो आपको मिलते रहे। मिलते हैं अगली बार किसी और विषय के साथ। ध्यान रखिएगा अपना। जय श्री राम।